नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। जो स्थिति इस समय मध्य प्रदेश में बनी हुई है उसको लेकर सरकार सजगता के साथ कदम उठा रही है, लेकिन सबसे अहम सवाल यही खड़ा हो जाता है, क्या सरकार की सजगता से सिस्टम में सुधार आ जाएंगे? क्योंकि दमोह में उपचुनाव की वोटिंग के बाद तेजी से बढ़े कोरोना संक्रमण के मामले स्थिति को बयां कर रहे हैं। बेकाबू हो रहे हालात के बीच अब आम आदमी पर जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान करती है। आम जनता लूटमार पर आमादा है, तो इन हालातों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ काम बंद करने की धमकी दे रहा है। यह आलम दमोह के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल का है, जहां कोविड के मरीज लबालब भरे हुए हैं और ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहे लोगों के परिवार वाले ऑक्सीजन सिलेंडर लूट रहे हैं। बीते 2 दिनों से जिला अस्पताल में सिलेंडर की लूट ऐसे ही हो रही है। इस लूट से आईसीयू में भर्ती मरीजों की जान पर आफत बन सकती है। मंगलवार की देर रात यहां ऐसी ही लूटमार हुई, जिसके बाद स्टाफ और डॉक्टर्स ने काम करना बंद कर दिया। हालात बिगड़ रहे थे, लेकिन नर्सिंग स्टाफ और डॉक्टर्स में मानवीयता का परिचय दिया। कुछ मिनटों बाद काम फिर से शुरू हुआ। मौके पर अस्पताल के सिविल सर्जन और सीएमओ का आना तस्वीरों में दिखाई भी दिया, जिसके बाद सिविल सर्जन ने ऑक्सीजन स्टोर रूम में सुरक्षा की मांग की थी, लेकिन प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। सिविल सर्जन डॉक्टर ममता तिमोती ने बताया कि हालात ऐसे रहे तो वो काम बंद कर देंगी। वहीं कलेक्टर ने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहा है। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहा है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बार करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। तो मेरी आम जनता से यही अनुरोध है कि आप लोग शांति रखें और कोई सिलेंडर से छेड़ाछाड़ी नहीं करें। 93 मरीज जो ऑक्सीजन सप्लाई पे है उनको घातक हो सकता है। मैं बार बार आप सब लोगों से अनुरोध करती हूँ कि सिलेंडरों को छेड़ाछाड़ी ना करें। देखिए, कुछ लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है कि जैसे हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए, जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं और इसमें डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट लगाने के संबंध में भी हम परीक्षण कर रहे हैं, ताकि ये स्थिति निर्मित ना हो। और इस मसले को लेकर सियासत भी हो रही। कांग्रेस ने इसे प्रदेश सरकार की असफलता बताया है। वहीं कांग्रेस के बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया है। पूरे मध्य प्रदेश में सरकार की असफलता और प्रशासन की पूरी तरह से लापरवाही की ओर इंगित करता है। ये बहुत ही दुखद दृश्य है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इस स्तर तक जो है व्यवस्था बनाने में सरकार असफल हुई है कि लोगों को लूट के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस सरकार से उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि साजिश के तहत मध्य प्रदेश में कांग्रेसी अराजकता और अव्यवस्था का माहौल बनाने के लिए कोरोना योद्धाओं का अपमान कर रहे हैं, उन्हें हतोत्साहित कर रहे हैं और साथ ही जनता में गलत और भ्रामक जानकारियां फैला रहे हैं। वहीं हमीदिया अस्पताल से एक तस्वीर सामने आई है, जहां इंजेक्शन चोरी हुए ही नहीं थे, इंजेक्शन के आवंटन और आकलन में बड़ी गड़बड़ी हुई थी। क्राइम ब्रांच की टीम ने यह दावा कर दिया है। क्राइम ब्रांच की टीम के मुताबिक 50% ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन के डोज स्टोर में ही मिले। आपको बता दें, आंकड़ों में मिलान नहीं होने की वजह से अस्पताल के स्टोर इंचार्ज ने कोहे फिजा थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। प्रदेश भर से कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो सवाल खड़े करते हैं और स्थिति को सुधारने का दावा सरकार करती है तो आरोप लगा रहा है विपक्ष। सीधे मेहमानों का रुख करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी के नेता हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील सराफ विधायक कांग्रेस के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष व्यास वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है, आशीष जी और सुनील जी। सबसे पहले सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि तरह तरह की तस्वीरें मध्य प्रदेश से सामने आ रही हैं और जो तस्वीर आज हमने दमोह की देखी जहां पर लूटपाट हो रही है, हमने एक तस्वीर इंदौर की देखी जहां पर कालाबाजारी हो रही है। यानी सजगता सरकार की जरूरी है, लेकिन सिस्टम यहां पर लापरवाह बना हुआ है। जी देखिए, ये अराजक स्थिति क्यों है, इसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है?
कांग्रेस के नाम पे कब तक रोते रहेंगे? मैं जानता हूं, मेरे बड़े भाई आदरणीय हितेश वाजपेयी बैठे हैं, हालांकि बहुत वो बुद्धिजीवी है, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन बात फिर कांग्रेस भाजपा की आएगी। जबकि ये वक्त ऐसा है कि कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई भी व्यक्ति हो, मिलकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए। हमारे नेता कमलनाथ जी, हम सब इनके साथ मिलके काम करने को तैयार हैं, पर सरकार का कोई प्रबंधन नहीं है, सरकार का कोई विजन नहीं है। 1 साल हो गया कोविड को आए, 1 साल में आप सबसे पहले सरकार गिराने बनाने के लिए कोविड को आने दिए पूरे देश में, उसके बाद आप विधायक खरीदते रह गए 6 महीने तक। सर फिर सुनील जी, मैं इतना पीछे जाना भी नहीं चाहता, क्योंकि सर मैंने उस दौर की तस्वीर को भी देखा, मैं उस पर जाने नहीं चाहता सर। उसमें आप दोनों पार्टियां जिम्मेदार थी, उसमें आप दोनों पार्टी जिम्मेदार थी, किसी एक पर आरोप लगा देने से कुछ नहीं होगा। सुनील जी, पूर्व मुख्यमंत्री, उस दौरान जब मुख्यमंत्री थे कमलनाथ, उनसे हमने ही सवाल किया था। सुनील जी, हमने उनसे सवाल किया था जब आप दावा कर रहे हैं, उनका कहना था अभी तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कोरोना आया, पहले उसे देखना पड़ेगा। तो मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं अभी मौजूदा व्यवस्थाएं आप देखिए। क्या आपको लगता है सिस्टम में लोग इतने नागरिक यहाँ का भयाक्रांत है, अगर वो सिलेंडर लेके भाग रहा है तो ये स्थिति क्यों आई है? ये जिम्मेदारी सरकार की नहीं है क्या? सिर्फ टीवी पे, मीडिया पे शिवराज सिंह चौहान जी की बैठकों से जो खबर बाहर आती है, इनके हर मंत्री, भाजपा का हर नेता कह रहा है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। मैं शहडोल की घटना बता दूं, परसों 22 लोग, 18 तारीख को 22 लोग वहां पर 3 घंटे 4 घंटे में मर गए। मैं प्रत्यक्ष था, मैं सुबह 4:30 बजे से वहां पर फोन में था, मेरे क्षेत्र के लोग वहां पर मरे हैं। 2 दिन पहले प्रभारी, इनका कोविड प्रभारी मंत्री वहां बैठक लेता है और बैठक लेके कहता है कि हमारी सारी तैयारी है। 16 तारीख को बैठक लेता है, 18-17 तारीख की रात में ऑक्सीजन खत्म हो जाता है। इनका ट्रक दमोह में खराब हो गया था जो ऑक्सीजन लेने गया था। सुबह 4:30 बजे से लोग तड़प के मरना शुरू हुए हैं। देखिए सुनील जी, मैं वही कहना चाह रहा हूं ना, देखिए व्यवस्थाएं जो हैं उसको होने का दावा सरकार करती है। जब हम आपने शहडोल की घटना का जिक्र किया, वहां पर जो डीएम है, जो अपर कलेक्टर हैं, वो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है। जो वहां के डीन हैं वो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम नहीं हुआ था, ऑक्सीजन की कमी थी। लेकिन प्रशासन जो है वो कहता है कि यहाँ पर प्रेशर कम हो गया था। तो ये तस्वीर आपको लगता है कि सिस्टम में खराबी है? व्यवस्थाएं सुनिश्चित तो हो रही हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो बड़ा कमजोर है। सिस्टम कमजोर है। सिस्टम कमजोर कैसे है मैं आपको बताना चाहूंगा, 1 मिनट सुनिएगा। डीन भी स्वीकार कर रहे हैं ऑक्सीजन नहीं थी, कलेक्टर भी कर रहे हैं, कमिश्नर भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है ये शो नहीं करोगे कि गैस खत्म, ऑक्सीजन खत्म थी। वो क्या करें? आप उनसे कैमरे से अलग हट के बात करिए, वो बताएंगे कि ऑक्सीजन नहीं थी हमारे पास। सर मैं वहां पर मौजूद था मौके पर सुनील जी, मैं हवा में बात कर ही नहीं रहा आपसे। मुझे ये जानकारी है जो प्रेशर चाहिए 9000 का वो 4000 था, जो प्रेशर होता है ऑक्सीजन का। तो इसी को लेकर मेरा सवाल है, जब ऑक्सीजन मौजूद है वहां पर और प्रेशर की जिम्मेदारी इंजीनियर्स पर होती है या स्वास्थ्य विभाग जहां से जा रहा है उसके ऊपर जिम्मेदारी होती है, तो क्या सिस्टम में कई लूप होल्स हैं? कोई सिस्टम में लूप होल्स नहीं है। जब ऑक्सीजन ही कम हो गई तो प्रेशर कम हो ही जाएगा। ऑक्सीजन ही नहीं था। आप वहां मौजूद थे परसों, मुझे खबर है आप वहां मौजूद थे। मैं वहां मौजूद था 18 तारीख को, जिस दिन घटना हुई। आपके प्रतिनिधि थे जिन्होंने वहां पर मेडिकल कॉलेज में मेरे से इंटरव्यू लिया है। तो मैं तो वहां मौजूद था। मैं तो उन लोगों को आपके सामने पेश कर सकता हूं जिनके परिजन तड़प के मरे हैं। सर हम सिलेंडर के अभाव में, गैस के अभाव में, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ नहीं सर, वहां पर हर एक तस्वीर दिखाई थी। सुनील जी, जब आप इतना दावा कर रहे हैं, मैं तो हर एक तस्वीर देख रहा हूं ना, हर एक तस्वीर हमारे सहयोगी दिखा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं, तो हम भी सच से वाकिफ हैं बिल्कुल। मैं आशीष जी को भी इस चर्चा में शामिल कर लेता हूं। आशीष व्यास जी, क्या सजगता दिखानी होगी? अगर कोई मंत्री या कोई बड़ा नेता जनप्रतिनिधि अधिकारियों को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी लेता है, तो क्या अब अधिकारियों पर बहुत ज्यादा बोझ हो गया है? क्योंकि आप देखिए परिजन जो है उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है, सिलेंडर लेके भागने लगे, क्या करें वो? बिल्कुल ठीक है। और इस बहाने आप देखिए कि आने वाले मध्य प्रदेश का जो थोड़ा सा परिदृश्य है वो कितना चिंतित और डराने वाला हो सकता है। बहुत बुनियादी समझ से अगर हम बात करें कि जिस तेजी से
संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यदि अनुपात हम निकालते चले तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन के बाद स्थिति क्या होगी, और तब हमारे लिए जो जरूरतों की चुनौती है उसका दायरा कितना और कैसा होगा, कितनी ऑक्सीजन, कितने बेड, कितने इंजेक्शन हमको लगेंगे। यदि मरीजों की बढ़ती संख्या के साथ अगर इनका समायोजन, इसका अनुपात अगर कहीं न कहीं कमजोर रहा तो स्थिति खराब होगी। दूसरा, दमों के जरिए, क्योंकि दमों की राजनीतिक जरूरत अब दोनों पार्टियों के लिए खत्म हो गई है, तो हमको समझना चाहिए कि दमों की जो घटना है सिलेंडर चोरी वाली, उसके जरिए मध्य प्रदेश में आने वाले समय में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति यदि खराब होती है तो उसको अभी से बड़ी गंभीरता से समझा, परखा और देखा जाना चाहिए। क्योंकि मेडिकल का जो स्टाफ है लगातार बहुत ही ज्यादा दबाव में काम कर रहा है, बगैर किसी छुट्टी या रेस्ट के अपनी पूरी ईमानदारी और शिद्दत से लगा हुआ है। तो एक वो प्रेशर है, परिजनों की अपनी विवशता है, अपना आक्रोश, अपना गुस्सा है। नहीं, उस पर तो हम कुछ कहेंगे ही नहीं। देखिए, जब कोई अपना जाता है तो उसमें गुस्सा भी होता है, आक्रोश भी होता है, अगर व्यवस्थाएं चरमरा जाती हैं तो। हितेश वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ गए। हितेश जी, सुनील सराफ जो विधायक की कांग्रेस के, उनका कहना है कि घटनाएं जो ऐसी हुई हैं जो सिस्टम के साथ साथ सरकार पर भी सवाल खड़े करती हैं। लेकिन जब लगातार हम मध्य प्रदेश के लिहाज से तस्वीर देखें, आपने भी लगातार ये कहा है कि व्यवस्थाएं की जा रही हैं, डॉक्टर्स अपना काम कर रहे हैं, कोशिश यही है कि किसी को कोई कमी ना रहे। लेकिन सर, क्या मरीजों का एकाएक बढ़ना बड़ी समस्या बन गया है? क्योंकि आप देखिए, मरीज जो हैं वो खुद ही सिलेंडर लेके भाग रहे हैं। देखिए मृदुल जी, मुझे लगता है कि अब हमारी जो सेकेंड फेज़ है, क्योंकि जहाँ तक मध्य प्रदेश की हम बात करें तो आज से 3-4 दिन पहले हमारी शुरुआत हुई थी अचानक ऑक्सीजन की समापन से, और उसको शिवराज जी ने बैठक करके, बाकी सब जगह बातचीत करके, और जो उसकी बाहर से आवक है, क्योंकि हमारे यहाँ बनती तो है नहीं, तो उसको सुनिश्चित किया। अब बहुत ज़्यादा हमारे पास उतनी कमी नहीं है, अभी भी आवश्यकता है। दूसरी बात फिर निकल के आई तथाकथित इंजेक्शंस की। तो इंजेक्शंस में जहाँ एक और अवेयरनेस भी आ रही है, वहीं दूसरी ओर उसको रैशनलाइजेशन किया गया, उसको प्रशासन ने अपने हाथ में लिया। तो आप देख रहे हैं जो ज़रूरत ऐसी लगती है, जिसको फिर अगेन मैं इसको प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूँ, मेरे किसी भी वाक्य को मेडिकली मत मानिएगा, ये डॉक्टर तय करेंगे ट्रीटिंग, फिर भी जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। तीसरी बात जो अब ज़रूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से समाज सेवी संगठन और आज हमारी पार्टी ने भी हेल्प डेस्क और बाकी एक वृहद स्तर पर हम लोगों ने इसमें सहायता करने के लिए आगे आके कदम उठाने के लिए बात रखी और हम कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अब जो बहुत इम्पोर्टेंट बात मृदुल जी मैं कहना चाह रहा हूँ, जहाँ मीडिया, विधायक जी, जनप्रतिनिधि या हमारे जैसे जो लोग हैं जो इनका कहना लोग मान लेते हैं, उनको ये समझाना होगा कि रिसोर्सेज का रैशनलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नंबर ऑफ केसेस पॉजिटिव हो रहे हैं उन सबको बेड्स नहीं चाहिए, उसमें से सबको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। बहुत सारा रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन है वो भय के कारण हो रहा है, असुरक्षा के भाव की वजह से हो रहा है। तो मुझे लगता है कि अब अगली फेज हम जैसे ही रैशनलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ बढ़ेंगे, हम लोगों का विश्वास पुनः प्राप्त करेंगे कि आप यदि हमारे बताए हुए नुस्खों पर चलेंगे, हमारे प्रिस्क्रिप्शन पर चलेंगे, आपका जो कहने का मतलब है हितेश जी वो ये है कि एकाएक मरीजों में भय बढ़ा तो वो अस्पतालों की तरफ दौड़े। और अगर कोरोना को हम आमतौर पर देखें तो 10 से 15 दिन लगते हैं एक मरीज को ठीक होने में, जो डिस्चार्ज होते हैं। तो अगर कोई मरीज अस्पताल पहुंच जाता है तो 15 दिन तो उसकी ऑक्यूपेंसी रही गई बेड की, फिर वो बेड तो आप भूल जाइए 15 दिन। देखिए, मैं यही आपसे मृदुल जी कहना चाहता हूं कि 90% केसेस को बेड चाहिए ही नहीं है। 90% केसेस जो हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट होते हैं, जिनके लंग्स इन्वॉल्वमेंट नहीं है, 1 या 2% के तथाकथित भाषा में जो निकल के आ रहा है उस तक है, ये सब घर पे ट्रीटमेंट हो सकता है इनका। तो क्यों ना हम वो बेड्स उनके लिए रिजर्व करें जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट चाहिए रहता है और दूसरी चीज़ें चाहिए रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम धीरे धीरे करेंगे इसको। और आपका तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है मृदुल जी, आप लोगों का ऑफिस पिछली बार पूरी तरह संक्रमित हो गया था। जी न्यूज़ की पूरी टीम लगभग अफेक्ट हुई थी और सब लोग निकल के उससे आए। लेकिन
जनता का जो रिएक्शन है जो भय के अनुरूप है वो भी नॉर्मल है, मैं फिर कहूंगा। देखिए जनता डॉक्टर नहीं होती है। ठीक, मैं एक छोटा सवाल यहाँ पर करना चाहता हूँ, उसके बाद सुनील जी के पास जाऊंगा। हितेश जी, एक छोटा सवाल मेरा ये है, अब हमको उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। अगर 10% को जरूरत हो रही है तो आप देखिए, जब 350 टन ऑक्सीजन यहाँ पर हमारे पास मौजूद था तो 335 या 40 के आसपास उसकी खपत हो रही थी, और फिर मुख्यमंत्री ने तुरंत आदेश दिया कि इसे बढ़ाया जाए। तो ये संख्या का बढ़ना क्या बताता है हितेश जी? क्या अब जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, ऑक्सीजन अब ज्यादा लग रही है मरीजों को? मैं यही बताना चाह रहा हूँ। इसको आप जैसे देखिए, आप इसको ऐसे कैलकुलेट करिए कि हमारे पास मान लो एक दिन में 5000 केसेस पॉजिटिव आते हैं, तो 5000 केसेस का 15% केसेस को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है, बेड की जरूरत है। और फिर जिनको बेड दिया गया है उनमें से भी एक निश्चित प्रतिशत है उनको केवल ऑक्सीजन चाहिए, उनमें से भी एक निश्चित प्रतिशत है जिनको आईसीयू चाहिए, और बहुत रेयरली हमको वेंटिलेटर चाहिए। ठीक है, ये रिसोर्सेज का एलोकेशन जब मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे मैन टू मैन होना लग जाएगा तो मुझे लगता है कि हम सबको व्यवस्थाएं संयमित रूप से मिल जाएगी। तो अगली फेज मुझे विश्वास है ये होगा। हितेश जी देखिए, हमारे पास भी बहुत फोन आते हैं, आपके पास भी बहुत फोन आते हैं, घर पर ट्रीट करना और आप सोशल मीडिया पर भी देखिए, कोई आपको भी टैग कर रहा होगा, कोई क्षेत्र के विधायक को टैग कर रहा होगा, कोई मंत्री के बंगले के बाहर खड़ा होगा, उसे ऑक्सीजन चाहिए, इंजेक्शन चाहिए, बेड चाहिए। वो अब व्यवस्थाओं को लेकर इतना परेशान हो गया कि किसी के भी सामने हाथ जोड़ रहा है। तो ये स्थितियां हैं और इससे हम इनकार भी नहीं कर रहे हैं। इसके लिए आपको, हमको, सबको जिम्मेदारी लेनी होगी। सुनील जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपने भी कहा था राजनीति से इतर मैं बात करना चाहूंगा। अब हितेश जी जो कह रहे हैं, क्या आप भी उससे सहमत हैं कि अब थोड़ी बहुत जो जागरूकता है, सजगता है, वो हम सबको दिखानी होगी? मरीजों को यह भी समझाना होगा कि अगर कोई बहुत गंभीर है तो उसे तुरंत आप अस्पताल में भर्ती कराइए, नहीं है तो बेड की इतनी भी जरूरत नहीं है। मृदुल जी, ऐसा है, ये जो हितेश जी कह रहे हैं, ये पूरे ज्ञान तभी तक याद आते हैं जब तक हम या हमसे कोई जुड़ा व्यक्ति प्रभावित ना हो। जब हमारे घर का कोई सदस्य या हम संक्रमित हो जाते हैं तो ये पूरा ज्ञान भूल जाता है और आदमी को लगता है कि हम हॉस्पिटल पहुंचे कि क्योर हो जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, रेमडेसिविर का इंजेक्शन मिल जाए। सुबह से शाम तक 100 लोगों के फोन आते हैं क्षेत्र से, भैया सांस लेने में तकलीफ हो रही, भैया सांस फूल रही है, भैया ऑक्सीजन सैचुरेशन 85% आ गया है। जो परसेंटेज बता रहे हैं कि इतने लोगों की जरूरत है, आओ जरा क्षेत्र में जरा देखिए भाई साहब, लोगों के अंदर किस तरह की घबराहट है। और अगर 1 साल बाद अभी तक जागरूकता नहीं आ पाई है तो इसमें गलती किसकी है? विपक्ष की है, सरकार की है। मैं शिवराज सिंह चौहान जी से कहना चाहता हूं, आप छुपाओ मत, ये प्रदेश आपका है, ये प्रदेश हमारा है, सब लोग मिलकर बैठ के बात कर ले। अच्छा ठीक है, एक छोटी सी बात, प्रतिपक्ष और यदि कमलनाथ जी कहीं से ऑक्सीजन ला करके छिंदवाड़ा को दे रहे हैं या कहीं से दे रहे हैं, बैठ करके बात कर लीजिए। ये पॉलिटिकल बात शुरू कर दी इन्होंने। सब लोग मिलकर मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए सर। राजनीतिक बातचीत एक मिनट सर, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ, अगर मरीज छिंदवाड़ा में है, सर मरीज छिंदवाड़ा में हो या भोपाल में, मरीजों के परिजनों की हालत देखिए, मरीज छिंदवाड़ा में हो, भोपाल में हो, दमोह में हो, इंदौर में हो, उज्जैन में हो, शाजापुर में हो, शुजालपुर में हो, सीहोर में हो, नहीं जनता को सर मौत की ओर। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन हितेश जी जैसा सुनील जी कह रहे हैं, उसके बाद आखिरी में आशीष जी आपके पास आऊंगा। हितेश जी, अगर अभी हमारे पास 10% ही ऐसी संख्या है और हमें लॉकडाउन बढ़ाना पड़ा, आप देखिए लॉकडाउन को बढ़ाना पड़ा, मुख्यमंत्री आदेश दे रहे हैं, मंत्रियों को अब काम सौंप दिया गया है कि आप बेड की संख्या बढ़ाइए, ऑक्सीजन के प्लांट को देखिए, वहां से ऑक्सीजन की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में रहे। इसका मतलब क्या समझें? क्या सिस्टम को और मजबूत होना बहुत जरूरी है? कई जगह हमने लूपहोल्स देखे हैं क्योंकि सिस्टम में। हितेश जी बिल्कुल, देखिए मृदुल जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन विधायक जी की बात सुन के अभी लोग फिर से सिलेंडर घर में रखने लग जाएंगे, इंजेक्शन घर में रख लेंगे, तो इससे क्या ठीक हो जाएंगे? ये गुमराह करने वाली बात है। इसकी बजाय हमको मेडिकल डॉक्टर्स तक उन व्यक्तियों को पहुंचाना चाहिए, डॉक्टर्स तय करें कि वो क्या करेंगे। नहीं, यहाँ पर आप देखिए ना सर, अगर कोई इंजेक्शन घर में रख रहा है, कोई सिलेंडर रख रहा है, तो वो भी उतना ही जिम्मेदार है। रख रखे होंगे, ये क्या बात कर रहे हैं? कोरोना की वजह से जो लोगों की मौत हो रही है,
जो अपने घर में सिलेंडर छिपाकर रख रहा है, इंजेक्शन छिपाकर रख रहा है, वो भी कोरोना से कम नहीं है, वो भी एक तरीके का संक्रमण ही है। आग लगा देंगे। नहीं सर, मैं आप दोनों से यही कह रहा हूँ, और जो जनता, जो दर्शक इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ, आग लगा देंगे ये। सर विधायक जो है ना, ये आग लगा देंगे। काम की बात करिए। अगर ऐसा लग रहा है कि अस्पतालों में बेड है, ऐसा करते हुए ये किसी का भला नहीं करेंगे। समझ में आ जाएगा लोगों का दर्द क्या है, सुनिए सुनिए, एक मिनट, सुनील जी और रितेश जी लगा देंगे और कुछ नहीं करेंगे। सुनील जी और रितेश जी, एक मिनट सुन लीजिए सर, क्योंकि अगर वहां पर आपको लग रहा है कि बढ़िया व्यवस्था हो गई है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अस्पतालों में बढ़िया व्यवस्था है, तो आप वो तस्वीर मुझे भेज दीजिए, मैं दिखा दूंगा। ये सुनील श्रॉफ जी को मौतों से खेलना है। जवाब देगी जनता, ईश्वर के यहाँ से इसका जवाब मिलेगा। ठीक है आशीष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। आशीष जी, एक मिनट सर, मैं अब कालाबाजारी को लेकर भी एक सवाल करता हूं, क्योंकि हितेश जी ने कहा कुछ लोग जो है आशीष जी अपने घर में रख लेते हैं सामान, इंजेक्शन हो या फिर ऑक्सीजन हो, अपने घर में भी रख रहे हैं। कई जगह चोरी हो रही है, कई जगह कालाबाजारी हो रही है। क्या ये भय की वजह से हो रहा है, डर की वजह से? निश्चित रूप से उसमें कोई संदेह नहीं है कि बड़ी जबरदस्त तरीके से एक पैनिक सिचुएशन है और सबको मिलके ही इसको हल करना पड़ेगा। जब तक जनता को, मरीजों को, परिवारों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तब तक ये स्थिति बहुत गंभीर रूप से बनी रहेगी। जैसे कि हितेश जी ने बड़े अच्छे से व्यवस्था की व्याख्या की है, पर चिंता ये है कि ये नीचे जमीनी रूप से जब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा, जैसे उन्होंने पूरा समझाया कि किस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं और कैसे हम उसका प्रबंधन कर सकते हैं, यदि ऐसा हो जाता है तो बड़ी आश्वस्ति के भाव से हम समझ सकते हैं कि बड़ी जल्दी इसको हम नियंत्रित कर लेंगे। बिल्कुल, आशा हम भी यही करते हैं, और हर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, हितेश जी को भी दिखा रहे हैं, सुनील जी भी देख रहे हैं, क्योंकि ये मरीजों की बात है और व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो जाएं। यही हमारी कोशिश है कि हालात ठीक हो जाए, हम वापस अपना जीवन जो है पटरी पर आया था उसे वापस लेकर आने की कोशिश में है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ का अहम मुद्दा।